वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा यानी कि घरेलू हिंसा, इसका जो अधिनियम है 2005 में पारित हुआ और हिंदी निबंध में आज हम इस विषय पर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। निबंध में सजीवता तब आती है जब आप अपने ओरिजिनल यानी अपने अंतर मन से जो भी विचार निकल रहे होते हैं, विचार आपके मन में आ रहे होते हैं, उसको आप सटीक भाषा में अपनी कॉपी पर उतारते हो। वो आप बहुत अच्छे तरीके से तभी कर पाते हैं जबकि आपकी रीडिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, तभी आपके पास रिलेवेंट फैक्ट इकट्ठे होते हैं आपके माइंड में। एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आपके पास जो भी टॉपिक आ रहा है उससे रिलेवेंट आपके पास जानकारी आपके दिमाग में हो। वो केवल तभी संभव हो पाती है जब आप कंटिन्यूअसली आपके रूटीन में रीडिंग हैबिट है। आप रीडिंग हैबिट को मेंटेन करेंगे तो जिस वक्त आप ऐसे देने के लिए आप ऐसे के एग्ज़ामिनेशन में आप अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो उस वक्त आपको कोई समस्या ही नहीं आनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक को लेकर के अगर आपने उसको स्पेशली तैयार नहीं भी किया है उस टॉपिक को, लेकिन आपकी जो पहले से पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको रिकॉल होती हैं और आप उस काम को कर पाते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक ऐसा ही टॉपिक है जो कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स से आप हमेशा गो थ्रू होते रहते हैं तो आप इस पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जानकारियां हैं उन्हें हमें जानना ज़रूरी है, जिन्हें कि हमें इस ऐसे में लिखना कंपलसरी है। तो आज हम उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसके स्वरूप कौन कौन से होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के जो स्वरूप हैं उनमें बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की जाती है। इनमें हैं बलात्संग, दहेज हत्या, क्रूरता, लज्जा भंग करना, यौन उत्पीड़न करना या फिर घरेलू हिंसा। ये सभी वो तरीके हैं जिनसे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की जाती है और इसी के लिए अधिनियम 2005 पारित किया गया। अधिनियम 2005 जो है वो 2006 से लागू है। दिनांक थी 26 अक्टूबर 2006 से इसको लागू किया गया है। पारिवारिक और घरेलू हिंसा की जो शिकार महिलाएं हैं उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन का उद्देश्य था इस अधिनियम को पारित करना। क्या उद्देश्य था कि जो इन महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिले तो हुए ही हैं, लेकिन उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उनका जो प्रभावी क्रियान्वयन है वो हो सके। इस उद्देश्य के साथ में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया, जिसे 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया है। अब घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल है ये देखिए आप। घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल है? ऐसा कोई भी कार्य या लोप या आचरण, तीन चीज़ें आ गई देखिए। ऐसा कोई भी कार्य और लोप क्या होता है? किसी कार्य को जिसको हमें करना है उससे करने से रोकना, ये कहलाता है कार्य का लोप। रोका जाना या न करना या न करने के लिए बाध्य करना, ऐसा कोई कार्य जिसे कि करने का अधिकार है हमें, वो हमें नहीं करने देना, वो कहलाता है लोप। और तीसरा है आचरण, जो किसी महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर, मन को क्षतिग्रस्त करता हो, ये कहलाता है घरेलू हिंसा। इसके 5 स्वरूप हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार, यदि किसी महिला के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता है, या फिर यौन दुर्व्यवहार, या फिर मौखिक दुर्व्यवहार जिसमें भावात्मक भी आता है, और इसके अलावा एक और है आर्थिक दुर्व्यवहार, यानी महिलाओं के प्रति यदि किसी भी प्रकार से कोई दुर्व्यवहार किया गया। शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ये हुआ कि उसके साथ मारपीट की जाती है, हाथ उठाया जाता है, या तो पति के द्वारा या पति के किसी नातेदारों के द्वारा। तो ये घरेलू हिंसा में शारीरिक दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया जा सकता है। यौन दुर्व्यवहार होते हैं जिसके बारे में हम
शायद ही किसी दिन का अखबार होगा जिसमें इस तरह की कोई घटना हम पढ़ ना लेते हों। देश बहुत शर्मसार है, हम सब बहुत शर्मसार हैं कि हमें ये कहना पड़ता है कि नारी जो अगर हमारे घर में है वो माँ की भूमिका है, वो पत्नी की भूमिका होती है, वो बहन की, वो बेटी की भूमिका होती है, लेकिन वो अपने घर की ना होकर जब किसी और की घर की होती है तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इंसान कितना स्वार्थी है, अपने रिश्तों के प्रति भाव होते हैं। माँ को माँ समझ सकता है इंसान, बहन को बहन, बेटी को बेटी। उसे ज़रा भी तकलीफ़ आ जाए तो हम सब खड़े हो जाते हैं। और लेकिन वही पुरुष वर्ग जब किसी बाहर की महिला को देखता है तो उसकी नज़र वैसी पवित्र होती ही नहीं है। तो यौन दुर्व्यवहार भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में सबसे मुख्य हिंसा यौन दुर्व्यवहार उनके प्रति। इसके अलावा मौखिक दुर्व्यवहार यानी कि ओरली, मुंह से बोलकर उनके साथ गाली गलौज करना, अच्छी भाषा का प्रयोग न करना या कोई अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, ये सब मौखिक दुर्व्यवहार में आता है। उनके साथ भावात्मक दुर्व्यवहार भी होता है, यानी किसी भी भूमिका में अगर वो माँ हैं तो अपने बेटे या बेटी से यदि वो कुछ ऐसे शब्दों को सुनते हैं जो उनके मन को ठेस पहुंचाते हैं तो वो एक भावात्मक दुर्व्यवहार का एक तरीका है जो महिलाओं के प्रति हुआ। वो माँ के साथ भी हो सकता है, वो पत्नी के साथ भी हो सकता है, वो भाई द्वारा बहन के साथ भी हो सकता है और पिता द्वारा बेटी के साथ भी हो सकता है। ऐसा भावात्मक दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया जाता है। इसके अलावा आर्थिक दुर्व्यवहार, यानी उस महिला की यदि कोई भी आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि उसका पिता या उसका पति लायबल है, यानी कि यदि वो विवाहित महिला है और वो खुद नहीं कमाती है वो, तो उस स्थिति में पति उसका भरण पोषण करेगा, ये पति की जिम्मेदारी होती है। और ये नहीं है बात कि भाई हम बात करेंगे कि पत्नी ने किसी एसेसरीज़ की, बहुत किसी हीरे के हार की मांग कर दी, पति ने पूरी नहीं की तो ये पति का अपराध है। नहीं, ये पति का अपराध नहीं है। उसकी केवल जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से उसे वंचित रखना, ये उसके साथ आर्थिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आने वाली बात है। लेकिन यदि पत्नी पति से अनावश्यक मांग रखती है, आर्थिक पूर्ति, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा वो एसेसरीज़ यानी कि जो भी दिखावटी वस्तुएं या दिखावटी सामान, साजो सामान जो कि आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आते, यदि उनकी कोई मांग करती है और पति उसे पूरा नहीं कर पाता है तो वो आर्थिक दुर्व्यवहार में नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि कोई बेटी है या बहन है और अभी वो उस स्तर पर नहीं है कि वो अपना भरण पोषण स्वयं कर सकती हो, तो ऐसे में उसका भरण पोषण या उसके पिता या उसके भाई के द्वारा किया जाना उनका दायित्व होता है, उनका कर्तव्य होता है, वो पूरा नहीं किया जाता है तो ये आर्थिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महिलाओं के प्रति कौन कौन से प्रकार के जो दुर्व्यवहार हैं वो किए जाते हैं आमतौर पर। अब बात आती है कि घरेलू हिंसा से संबंधित जो शिकायत है वो पीड़िता कहाँ पर कर सकती है। क्या वो स्वयं कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कहाँ कर सकती है, या फिर उसके तरफ से, यानी कि वो खुद नहीं कर सकती है तो उसकी तरफ से कौन कर सकता है और वो कहाँ कर सकता है और कितने दिनों में कर सकता है। इसके लिए भी कानून में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं हमें, जिन्हें हर आम नागरिक को जानना चाहिए, क्योंकि हम अपने आसपास ज़रूर ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहां हमें जागरूकता यदि होती है तो शायद हम किसी के जीवन में किसी काम आ सकते हैं। तो आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि घरेलू हिंसा संबंधी जो शिकायत है वो पीड़िता पहली बात तो स्वयं भी कर सकती है, उसका कोई संरक्षण अधिकारी कर सकता है, यानी उसके द्वारा नियुक्त यदि किसी वकील को, किसी भी व्यक्ति को ये कार्य सौंपा गया संरक्षण अधिकारी को, वो कर सकता है। सेवा प्रदाता, पुलिस या कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है, आम व्यक्ति कर सकता है।
मैं अपने सामने यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होते देखती हूँ और मेरा उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तब भी ये शिकायत मैं कर सकती हूँ एक आम नागरिक होने के नाते। तो कोई भी आम व्यक्ति घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत कर सकता है और इसका जो निपटारा है वो त्वरित रूप से यानी कि शीघ्रता से किया जाने का प्रावधान है 60 दिन के अंदर। अब हमें ये देखना है कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है उसके पक्ष में न्यायालय किस किस प्रकार के ऑर्डर दे सकते हैं, किस किस प्रकार का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। 6 प्रकार के आदेश हैं यहाँ जो न्यायालय घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को प्रदान करता है। कोई भी उसकी समस्या हुई जिसको लेकर के वो घरेलू हिंसा की शिकार महिला न्यायालय के समक्ष आती है, तो न्यायालय के पास 6 प्रकार के ऑर्डर्स हैं जो कि उसे दिए जाते हैं, जिन्हें हम विस्तृत रूप में समझेंगे। पहले आप पॉइंट में देखिए, संरक्षण आदेश, दूसरा निवास आदेश, तीसरा है मौद्रिक आदेश, चौथा अभिरक्षा आदेश, पांचवा प्रतिकर आदेश और छठा अंतरिम एवं एक पक्षीय आदेश। पहले आप इस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले आप इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। इनको हम आगे समझते हैं इन डिटेल्ड कि इन सभी पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें आनी हैं। पहला पॉइंट था संरक्षण आदेश, दूसरा है निवास आदेश, तीसरा है मौद्रिक आदेश, इसके बाद है अभिरक्षा आदेश, उसके बाद प्रतिकर आदेश, प्रतिकर के बाद अंतरिम एवं एक पक्षीय आदेश। ये सभी आदेश हैं जो कि न्यायालय प्रदान कर सकता है पीड़ित महिला के पक्ष में। एक और कानून के बारे में बात करेंगे हम, जो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही पारित किया गया है। इसका नाम है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। ये कानून नहीं है, ये संशोधन है, सॉरी। ये आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 की बात कर रहे हैं हम। और इस संशोधन के अंदर क्या प्रावधान, कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे जो कि युवतियों के ऊपर यदि तेज़ाब से हमले किए जाते हैं तो उनसे सुरक्षा के लिए इस संशोधन अधिनियम में कुछ विशेष प्रावधान भी बताए गए हैं, जो कि जैसे कि हमने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के अधिनियम में जितनी भी चीज़ें देखी उन सब के लिए कानून दायी है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी महिला पर तेज़ाब से हमले किए जाते हैं तो उसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में विशेष प्रावधानों के तहत बताया गया है। हमारे देश में जब भी हम नारी शक्ति पर बात करते हैं तो नारी शक्ति को श्रद्धा और आदर के भाव से देखा जाता है, श्रद्धा और आदर के भाव से उसे कहा जाता है। वैदिक काल में हम देखते हैं कि महिलाओं की जो परिस्थिति थी वो बुलंदियों पर थी। अनेकों उदाहरण हमारे सामने मैत्रेयी, गार्गी और अहिल्या और बहुत से उदाहरण वैदिक टाइम पीरियड के यदि हम देखते हैं, वैदिक काल के माता सीता, माता कौशल्या, गांधारी, कुंती, हर काल में हमने देखा कि महिलाओं का बहुत आदर था और उनकी जो स्थिति थी वो भी बहुत बुलंदियों पर थी। लेकिन लंबे समय तक फिर महिलाएं यातना का शिकार होती रहीं, शोषण का शिकार होती रहीं, अवमानना का, अपमान का शिकार होती रहीं। क्योंकि आज का जो आधुनिक युग है वो वैदिक काल की तरह पवित्र, सच्चा, सरल, सीधा बिल्कुल नहीं है। ये तो उपभोक्तावादी संस्कृति है और ये प्रसारित होती ही चली जा रही है, क्योंकि हमें अंदर क्या विस्तारित हो रहा है ये देखने की जगह ये देखना है कि बाहर क्या विस्तारित हो रहा है। कार छोटी थी अब कितनी बड़ी हो गई है, मकान छोटा था अब कितना बड़ा हो गया है, पैसे कम थे अब कितने ज़्यादा हो गए हैं। ये है उपभोक्तावादी संस्कृति। तो इसमें ये तो कोई देखता ही नहीं है कि अंदर के गुण 1 से 2 हुए कि 2 से 4 हुए, वो सब तो ख़त्म ही होते चले जाते हैं। और परिणाम ये है कि समाज पूरी तरह बदल चुका है।
अब महिलाओं की स्थिति बुलंदियों पर जितनी भी हो, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ है। हर महिला जिसने मोर्चे को अपनी ताकत से संभाला है, वो अपनी सुरक्षा कर पाने में सफल हो पाती है। अन्यथा भारत में हम महिलाओं की बहुत यातनाग्रस्त स्थिति देख सकते हैं, शोषण की स्थिति देख सकते हैं, घर घर में उनका अपमान अवमानना हम देख सकते हैं। आज की जो बढ़ती स्वच्छंदता है, जिसे कहा जाता है ना, हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि भाई नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए। बहुत इजी वर्ड्स में हम ये बात कह रहे हैं, फ्रैंक होना चाहिए। स्वच्छंद हो गया है जीवन। संस्कारों को तो पुराने ज़मानों की चीज़ें कही जाती हैं, संस्कारों को पिछड़ा हुआ होना कहा जाता है। संस्कारित व्यक्ति को बेवकूफ़ कहा जाता है सिंपल भाषा में। और एक आधुनिक व्यक्ति स्वच्छंद हो चुका है, उसकी गरिमा नहीं है कोई, उसके लिए कोई नियम कोई कायदे नहीं है, कोई अच्छे और बुरे की पहचान और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। देश वहाँ पहुँच चुका है। तो ये जो स्वच्छंदता है, उसने ही किया है ये कार्य कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा और अपराध हैं उन्हें आमंत्रित कर दिया है। महिलाओं ने अपनी गरिमा को इस स्वच्छंदतावादी समाज में उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए कि हम आज के जीवन के साथ होड़ करके जीने के काबिल हैं, अपने आप को आधुनिकतावादी बताने के लिए। ना ही उन्हें ये पहचान है कि उन्हें क्या पहनना ओढ़ना चाहिए, ना ही उन्हें ये पहचान है कि उन्हें क्या कहना क्या सुनना चाहिए, ना ही उन्हें घर में शिष्टाचार का पता है और ना ही उन्हें बाहर अपनी संस्कृति का कुछ पता है। स्वयं महिलाओं ने इस बढ़ती स्वच्छंदता के फलस्वरूप अपने विरुद्ध अपराधों को आमंत्रित कर दिया है। और हमने देखा निर्भया दिल्ली रेप केस, उसने इस बहस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन चूंकि अभी हम एक निबंध पर बात कर रहे हैं, तो हमें इसमें आवश्यक जानकारियों को लेना है। और हमें, यदि आप लिख भी रहे हैं तो आप निर्भया केस का उदाहरण दे सकते हैं वहाँ पर। और जितनी भी रीसेंट, आप जब तक कि आप एग्ज़ाम देते हैं उस वक्त तक अगर आपके पास कोई रीसेंट केस है, रीसेंट कोई केस लॉ है, उसे आप वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन निबंध में हमें अनावश्यक चीज़ों को नहीं लेना है, आवश्यक सभी चीज़ों को लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत सीमा होती है। और जब कुछ ऐसे विषय होते हैं तो वो बहुत गहरे और बहुत वृहद हो जाते हैं, जिन्हें समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत बड़ा प्रयास होना चाहिए कि आप आवश्यक चीज़ों को लिखें। तो दिल्ली रेप केस में इस बहस को हमने बहुत बढ़ते हुए देखा कि महिलाएं स्वयं जिम्मेदार हैं अपनी स्वच्छंदतावादी जीवन शैली के कारण, कि वो अपने प्रति अपराधों को आमंत्रित भी कर लेती हैं। हमारा देश वो देश है जो जब भी नारी शक्ति की बात करता है तो शुरुआत करता है इन पंक्तियों के साथ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। हमारा देश, पूरा देश ऐसा ही है कि जब नारी पे बात करता है तो यहीं से शुरुआत करता है। लेकिन हकीकत तो कुछ और है, सत्य तो कुछ और है। वास्तविकता हमारे सामने आई है मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ चरितार्थ होते हुए दिख रही है हमें। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में है पानी। माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है, लेकिन घर घर में हिंसा की शिकार महिला जो माँ की ही भूमिका निभा रही होती है, वो उसके जीवन की यही कहानी होती है। जिस देश में हम देखते हैं कि नींव ही अहिंसा पर रखी गई है, उसी देश में यदि लिंग विभेद के आधार पर हिंसा की जाए या अपराधों को अंजाम दिया जाए तो फिर ये शर्मसार करने वाली घटना ही है। और लगातार और अंतहीन हिंसा है, ये लगातार भी हो रही है और अंतहीन है। आज भी लगातार है, कल भी लगातार ही होगी,
ऐसा ही हम सब जानते हैं। तो इसी के फलस्वरूप अर्धनारीश्वर समझे जाने वाली भारतीय महिलाओं को अर्धमानव तक नहीं समझा जाता। उसे अर्धनारीश्वर की संज्ञा देकर उस स्थान पर प्रतिष्ठित करना तो दूर की बात है, उसे तो पूरा मानव तक नहीं समझा जाता। अपने विरुद्ध होने वाली इन हिंसाओं के कारण ही महिलाओं की जो नियति है, उसने उसी नियति को स्वयं की नियति मान लिया। उसने यही मान लिया कि ये तो मेरी नियति है, ऐसे ही जीना है और ऐसे ही मर जाना है। तो महिलाओं के प्रति होने वाले इन अपराधों के लिए हम सभी को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि हम में से कोई भी जागरूक है और इन बातों को समझ सकता है, इन बातों के पीछे छिपे दर्द को समझ सकता है और जागरूक है, युवा है, किसी भी तरीके का कोई प्रयास करके इस समाज की इस व्यवस्था पर कोई कुठाराघात कर सकता है, तो ये योगदान बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा योगदान उतना जो हो रहा है उसके फलस्वरूप हमें आज ही एक कोई खिताब मिल जाए कि हम विवेकानंद बन गए, हम दयानंद सरस्वती जितने महान व्यक्ति बन गए और हमने ये परिणाम पा लिया समाज से कि हमने कुछ अच्छा किया तो उसका पारितोषिक हमें मिल गया। पारितोषिक आवश्यक नहीं है, अर्थ केवल कर्म करने से है। यदि आपकी भूमिका ऐसी हो सकती है कि किसी एक के जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव लेके आए, तो आपकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारे देश के उन महापुरुषों की जिन्होंने इस देश में अपने प्रयासों से बहुत से बदलावों को लाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्वरूप। हमें अपने हिंदी निबंध में जो भी चीज़ों को लिखना है उन पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से चलना है निबंध में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सी भी चीज़ को कहाँ से शुरुआत किया और कहाँ तक लिखा। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसके स्वरूप को आप बताएंगे। अभी तक हम भूमिका पर बात कर रहे थे। भूमिका के बारे में हमने कुछ जनरल चीज़ों को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जब भी आप कोई निबंध लिखेंगे तो उसमें कुछ रिलेवेंट फैक्ट के अलावा जो कुछ भी होगा वो आपकी भाषा शैली होगी, उस विषय पर आपकी अपनी स्वयं की जो जानकारी कहती होगी वही होगी, उसी को आपको बताना है। उसके बाद हम क्रमबद्ध तरीके से आते हैं कि उसमें हमें क्या क्या आवश्यक चीज़ों को देना है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्वरूप को आप सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 है वो पारित किया गया है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हम ये बताएंगे कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और न्यायालय उन्हें कौन कौन से आदेश दे सकता है, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए मजिस्ट्रेट जो है वो पारित कर सकता है। महिलाओं पर जो तेज़ाब हमले किए गए उनके बारे में हम बताएंगे। महिलाओं से संबंधित जो प्रमुख विधान हैं उनको हमें एक दृष्टि में बताना होगा, कौन कौन से विधान पारित किए गए, कौन कौन से सन में है पारित किए गए वो, और इसके बाद फिर आप सुझाव देते हुए अपने फिर ऐसे को कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्वरूप को। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में जो शामिल है वो है सबसे पहले बलात्संग या बलात्कार। इसके बाद है दहेज के लिए उत्पीड़न। आम जीवन में हम देख लेते हैं महिलाओं के प्रति होने वाली छेड़छाड़, लैंगिक दुर्व्यवहार, अपहरण, लड़कियों और महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार, कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, ये सब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्वरूप उनके अंतर्गत आती है। सच्चाई ये है कि भारत में स्त्रियां जो हैं न तो घर में सुरक्षित हैं न ही घर के बाहर सुरक्षित हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उससे संबंधित आंकड़े हमें बताते हैं कि उनके विरुद्ध जो हिंसा, यौन हिंसा और घरेलू हिंसा अधिकांशतः उनके अपने रिश्तेदारों या परिचितों के द्वारा ही की जाती है।
यानी ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकलने वाली कामकाजी महिला ही असुरक्षित है और उसे ही इस तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। दरअसल घर की चारदीवारी में रहने वाली महिला अपने ही परिजनों के बीच भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी वो उसी प्रकार की हिंसा का शिकार हो रही है जैसी हिंसा का शिकार बाहर रहने वाली कामकाजी महिला भी हो सकती है। यानी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, घर हो या बाहर हो, उसकी परिस्थिति समान ही है। और कभी कभी यदि उसे इस तरह के हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ता जो कि यौन उत्पीड़न में आती हो, लेकिन मानसिक उत्पीड़न में आने वाली हिंसा का शिकार तो अनेकों महिलाएं हैं जिनकी कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, जिनके लिए कोई फाइल कभी कहीं नहीं बनाई जाती। और आज का युग हम जानते हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक इस जैसी सोशल मीडिया का हो गया है। मोबाइल के माध्यम से युवतियों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम हैं, ये महिलाओं को, उनकी छवि को कलुषित तो कर रहे हैं, साथ साथ उनको शिकार भी बना रहे हैं इस तरह की हिंसा का। अब मानसिक हिंसा भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। इस समय वो परिस्थिति है कि जो बाज़ारवादी ताकतें हैं, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट जिस तरीके से किया जाता है, वहाँ पर महिला को एक कमोडिटी के रूप में पेश किया जाता है कि भाई कोई भी विज्ञापन जो है वो ज़्यादा रुचिकर कैसे लगेगा, जहाँ पर कि महिला को दिखाया जा रहा है, अपने ही एक विशेष तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे कि भाई देखने वाले को उसमें रुझान हो और उस उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को, बाज़ारवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले, उसे पैसे की प्राप्ति हो। इसीलिए स्त्री को, महिला को एक कमोडिटी के रूप में पेश किया जाता है। विक्टिमोलॉजी यानी कि पीड़ित अध्ययन शास्त्र है, उसके अनुसार कुछ अपराधों में पीड़ित स्वयं भी जिम्मेदार होता है। यानी महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसके मामले में खुद महिलाएं भी अपनी आधुनिक जीवन शैली के कारण जिम्मेदार होती हैं। उनका खुद का अपना भी योगदान उनके प्रति होने वाली हिंसा में बराबर का हो सकता है। देश में, हमारे भारत देश में प्रतिदिन बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। अनेकों महिलाओं की दहेज मृत्यु होती है। आप चाहें तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार इस संख्या को इंटरनेट से देख के लिख भी सकते हैं। बलात्कार के प्रतिदिन होने वाले मामले, कुछ मेहनत देखिए, आप खुद भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। विषय हमारे हाथ में आ गया है, यहाँ इसको आप डैश डैश करके छोड़ दीजिए। आप इस लाइन को डैश करके छोड़िए कि भारत में प्रतिदिन बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, डैश कर दीजिए। और अब आपके पास ये काम है कि आप नेट से इसको सर्चिंग कीजिए कि सन 2020 या 21 तक अभी तक क्या पोजीशन है भारत में, प्रतिदिन कितने मामले बलात्कार के दर्ज किए जा रहे हैं और कितनी महिलाओं की दहेज मृत्यु हो रही है, कितनी महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है और कितनी महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, कितनी महिलाओं से प्रतिदिन छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे भारत देश के सन 2021 के आंकड़े आप निकालिए और उसको आपको यहाँ पर डैश में फिल करना है। किस किस प्रकार के अपराध हमने डिस्कस किए और आज प्रतिदिन वो किस संख्या में वो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या सालाना 2 लाख तक पहुंच चुकी है। ये अभी जो 2 लाख का आंकड़ा बताया आपको, पिछले कुछ समय का बताया, और अभी आप चाहें तो इस पर भी आप रीसेंट एक बार सर्चिंग कर सकते हैं। ये रीसेंट सर्चिंग करके हम भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास है कि थोड़े एफ़र्ट्स अगर आप भी करते हैं तो ये विषय जो है वो बहुत सजीव हो जाएगा आपके लिए। एफ़र्ट्स करके तो हम भी आपको दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार खुद करके देखेंगे तो विषय के प्रति आपका रुझान तो बढ़ेगा ही। खुद की अपनी मेहनत जब इसमें शामिल हो जाएगी तो ये एक्चुअल में निबंध तब पूरा होगा। तो आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाली अपराधों की संख्या सालाना कहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ आपको ओवरऑल एक संख्या बतानी है। बहुत पहले के आंकड़े के अनुसार हमने आपको बताया ये संख्या 2 लाख थी। आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश के किसी न किसी कोने में हर घंटे किसी युवा विवाहिता को या तो मार दिया जाता है या उसे मौत की तरफ धकेल दिया जाता है।
दहेज मृत्यु का सालाना आंकड़ा बहुत अधिक है। एक दशक पहले ये केवल 2000 था और कुछ समय पहले के आंकड़ों के अनुसार ये 9000 था सालाना आंकड़ा दहेज मृत्यु का। और आज कहाँ तक पहुँच गया आपको सर्च करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग में सन 2021 में कुल कितनी शिकायतें महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज हुई हैं, ये संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्ष 2013 में वर्ष 2013 में जो आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग कितनी शिकायतें दर्ज हुई थी? ये शिकायतें थी 5160। ये तो वर्ष 2013 की बात हो रही है। यदि हम वर्ष 2021 की बात करते हैं तो हमें ये बताना है यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्ष 2021 में कितनी शिकायतें महिला उत्पीड़न की दर्ज हो रही हैं। आप ये कंपैरेटिव स्थिति करके, ये तुलनात्मक स्टडी करके खुद ही इस जगह तक पहुँच जाएंगे कि आज के आंकड़े हमें कितनी भयावह स्थिति का परिचय दे रहे हैं। आपको ये बताना है कि ये मामले सबसे अधिक कौन से राज्य से आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है जहाँ पर कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इन शिकायतों में ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो घरेलू उत्पीड़न के होते हैं और उसके बाद दहेज उत्पीड़न के होते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कि हमें क्रमबद्ध तरीके से बात करनी है महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिनियम को लागू किया, जिस अधिनियम का नाम है महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। भारतीय दंड संहिता 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए दंड के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों के लिए भी इस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए हैं। पारिवारिक क्रूरता को 1983 में साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रिजम्पशन के रूप में अपराध अवधारित किया गया था, जिसे दहेज हत्या या आत्महत्या के साथ जोड़ा गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है उसमें 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं और इस अधिनियम को लागू किया गया है 26 अक्टूबर 2006 से। इस अधिनियम का उद्देश्य है ऐसी महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना जो कि पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। इस कानून की धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? आप चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रत्यर्थी का ऐसा कार्य या लोभ या आचरण। प्रत्यर्थी का ऐसा कार्य या लोभ या आचरण। लोभ को हम पहले समझ चुके हैं, किसी कार्य को करने से हमें रोका जाना, जो कि कार्य हमें विधिक रूप से करने का अधिकार है। तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य करना या लोभ या आचरण जो व्यथित महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर या मन को क्षतिग्रस्त करता है। इस प्रकार के इस अधिनियम में 5 प्रकार के दुर्व्यवहार हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार यानी कि फिजिकल एब्यूज़, यौन दुर्व्यवहार यानी कि सेक्सुअल एब्यूज़, भावात्मक दुर्व्यवहार यानी कि इमोशनल एब्यूज़, मौखिक दुर्व्यवहार में ओरल एब्यूज़ है और आर्थिक दुर्व्यवहार में इकोनॉमिक एब्यूज़ है। इसी अधिनियम में आप घरेलू नातेदारी यानी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे और इसे हम इसीलिए पढ़ेंगे कि घरेलू हिंसा से जो शिकार महिलाएं हैं वो कई बार इन घरेलू नातेदारी के सदस्यों के द्वारा ही यौन हिंसा का शिकार होती हैं। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जो धारा 2 है
2F उसमें बताया गया है घरेलू नातेदारी को। ये कह रहा है कि साझा गृहस्थी या कौटुंबिक गृह में रह रहे व्यक्तियों के बीच समरसता या वैवाहिक या दत्तक नातेदारी या विवाह जैसे संबंधों में रह रही महिला एवं संयुक्त परिवार के सदस्य घरेलू नातेदारी में शामिल होते हैं। यानी कौन कौन आ गए? समरसता यानी कि भाई बहन हैं और पिता बेटी, माता पुत्र, पिता और पुत्र, ये जो संबंध हैं समरसता के, वैवाहिक संबंध पति पत्नी के, दत्तक नातेदारी यदि किसी को एडॉप्ट किया गया है, और विवाह जैसे संबंधों में रहने वाली जो महिला है वो, और संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं सभी घरेलू नातेदारी में शामिल होते हैं। इस प्रकार घरेलू हिंसा अधिनियम में सहजीवन यानी कि लिव इन रिलेशनशिप, विवाह जैसे संबंध में रहने वाली महिलाओं को भी घरेलू नातेदार मानकर संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि आजकल आप जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप वाली बात भी आ गई है, उसमें भी जो महिला रह रही होती है उसे भी घरेलू नातेदार ही माना गया है। विधि के अनुसार उसे घरेलू नातेदार भी माना गया है और उसे संरक्षण का अधिकारी भी माना गया है। अब यदि हम बात करें कि घरेलू हिंसा से पीड़िता जो महिला है उसे कौन से अध्याय में उपचार प्रदान किए गए हैं, अध्याय 4 है ये, और धारा 2 में ये बताते हैं कि धारा 2 में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को पीड़िता स्वयं या उसके कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या पुलिस या अन्य के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। यानी कि धारा 2 ये कह रही है कि या तो पीड़िता स्वयं कर सकती है, या फिर कोई संरक्षण अधिकारी कर सकते हैं, या सेवा प्रदाता कर सकते हैं, या पुलिस या किसी अन्य के माध्यम से ऐसा आवेदन किया जा सकता है। इसका जो निपटारा है वो त्वरित रूप से 60 दिन में किया जाना होता है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को परामर्श और कल्याण विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यानी कि ये जो विशेषज्ञ हैं, परामर्श और कल्याण विशेषज्ञ हैं, इनकी सेवाएं दोनों ही पक्षों को सुनवाई के दौरान प्रदान की जाती हैं, ताकि वो आपस में विचार विमर्श कर लें, आपस में बातचीत कर लें और इस बात पर आ जाएं कि घरेलू हिंसा से शिकार महिला जो है क्या वो किसी प्रकार का फिर से कोई समाधान करके उसी परिवार में रहना चाहती है, या वो उसका निपटारा किस प्रकार से करना चाहती है, किस तरह की शिकायत चाहती है, किस तरह की सज़ा उनके लिए चाहती है। तो ये दोनों ही पक्षों को आपस में बातचीत करके सुलह करने की एक स्थिति को उत्पन्न करने के लिए सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों को परामर्श का मौका दिया जाता है, और इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं भी उन्हें प्रदान की जाती हैं। यदि इसमें पक्षकारों की खुद की इच्छा रहती है, वांछा रहती है, तो ये कार्यवाही जो है वो बंद कमरे में भी की जाती है, और पीड़िता को साझा गृहस्थी यानी कि संयुक्त परिवार में रहने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। तो पीड़िता के लिए जो भी कुछ संभव आवश्यक कानूनी प्रावधानों के तहत जो हमें सुरक्षा देनी होती है, उसका पूरा प्रयास कानून की तरफ से किया जाता है इस अधिनियम के तहत। लेकिन वास्तविकता कितनी हद तक सफल हो पाती हैं ये सब प्रावधान, ये तो वो व्यक्ति विशेष यानी कि वो महिला विशेष ही जान सकती है जो वहाँ रह रही होती है। अब हम आगे देखते हैं कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है उसे विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता और परामर्श प्राप्त करने का, किसी भी प्रकार का परामर्श प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो प्रथम दृष्टया मामले में घरेलू हिंसा का यदि उन्हें महसूस होता है तो फिर वो धारा 18 से 23 तक ये इस प्रकार के जो आदेश अभी हम आगे बात करने वाले हैं उनके ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है संरक्षण आदेश, जिसे कि आप प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कह सकते हैं। इसको आप पढ़ते हैं इसी अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत। कौन सी धारा? धारा 18 के अंतर्गत आप पढ़ते हैं संरक्षण आदेश के बारे में। इसके बाद है निवास आदेश यानी रेजिडेंस ऑर्डर कहलाता है ये, जिसे कि आप पढ़ेंगे धारा 19 में। इसके बाद मॉनिटरी ऑर्डर होता है जो कि मौद्रिक आदेश भी कहलाता है धारा 20 में। फिर कस्टडी ऑर्डर, ये कस्टडी ऑर्डर होता है विशेष रूप से संतानों की अभिरक्षा का आदेश होता है जो कि धारा 21 के अधीन होता है। इसके बाद होता है कंपनसेशन ऑर्डर जो कि धारा 22 के अधीन होता है। इसे प्रतिकर आदेश के नाम से भी आप जानते हैं। यानी आपने 5 पढ़ लिए, एक छठा और है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर होता है ये
अंतरिम या एक पक्षीय आदेश भी कहलाता है, जिसको आप पढ़ेंगे धारा 23 के अंतर्गत। अब देखिए, जो संरक्षण आदेश है या फिर जो अंतरिम आदेश है, संरक्षण आदेश कौन सा था? प्रोटेक्शन ऑर्डर, धारा 18 वाला। और अंतरिम आदेश कौन सा है? धारा 23 वाला, इंटरिम ऑर्डर। तो इसका यदि उल्लंघन होता है, इन दोनों का, कौन कौन सा? पहला वाला, धारा 18 वाला, और एक धारा 23 वाला, संरक्षण आदेश और अंतरिम आदेश। यदि इनका उल्लंघन होता है तो 1 वर्ष तक का कारावास या फिर 20,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ही सज़ाओं का प्रावधान है। ये जो अपराध है वो संज्ञेय और गैर जमानतीय माना गया है। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य भंग किए जाने पर राज्य सरकार की अनुमति से उसे अभियोजित किया जा सकेगा। इस प्रकार घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम एक सिविल विधि के साथ साथ एक आपराधिक विधि तक भी इसका विस्तार है, जिससे कि पीड़िता को त्वरित लाभ मिल सकता है। यानी कि ये जो अधिनियम है एक सिविल विधि तो है ही, साथ साथ ये आपराधिक विधि तक भी इसका विस्तार हो जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो दोनों आदेश हैं इनका यदि उल्लंघन किया जाता है तो 1 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपये तक का जुर्माना, इतना किया जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 में प्रत्येक महिला को राहत पाने का अधिकार दिया गया है। माता, बहन, पुत्री, पत्नी, विधवा, वृद्ध, बालक जो कि नाबालिग है, विवाहित, तलाकशुदा, अविवाहित, किसी भी उम्र की महिला को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया है। अब देखिए, हम दोबारा से पढ़ते हैं इस बात को। इसमें कौन कौन सी महिलाओं को राहत पाने का अधिकार है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें माता आ गई हैं, बहन, माता, बहन, पुत्री, पत्नी, वृद्ध, नाबालिग, विवाहित, तलाकशुदा, अविवाहित, किसी भी उम्र की महिला को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया है। पीड़ित महिला स्वयं भी किसी की सहायता से रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है या न्यायालय से आदेश हासिल कर सकती है। पीड़ित महिलाओं को आश्रय, पुनर्वास और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठन, जिन्हें हम NGOs के नाम से जानते हैं, NGO को जिम्मेदारी दी गई है। तो यदि हम सभी इस कानून के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं स्वयं भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगी और हम सब भी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपना अपना योगदान दे सकेंगे। ज़रूरी ये है कि इस अधिनियम के बारे में हम जानें, इस कानून के प्रति हम जागरूक हों।